Assalamu alaikum everyone. Welcome to Vocabgram where you learn English with easy lessons. Lessons from newspaper vocabulary. Recently, there have been an exchange of hard statements between India and Pakistan's officials, and Dawn News published an article related to these statements and whatever is happening between India and Pakistan lately. So, I have picked 13 newspaper vocabulary words from that article and going to explain them in this lesson. If you want the PDF of this lesson, link is in description. Go ahead, download the PDF from that link, and the link of the article is also provided in description so that you want in case you want to read the article. Before starting this lesson, I have little request. Kindly subscribe to my channel if you haven't subscribed it yet, and press the bell icon so that you get the notifications of all my upcoming lessons. And share my lessons with your friends, share my lessons with your family member, whoever is interested in learning English. Thank you in advance. So let's get the ball rolling. फर्स्ट वर्ड इज डिटीरियोरेट। ठीक है, ये प्रीवियस लेसन में जो वर्ड आया था ना, मैंने एक्सप्लेन किया था इरोड। उसमें मैंने आपको थोड़ा सा डिटीरियोरेट का बताया था। दोनों का मतलब इरोड और डिटीरियोरेट दोनों का सेम मीनिंग होता है। इट्स अ वर्ब एंड इट मीन्स बिकम ग्रेजुअली वर्स। कोई चीज आहिस्ता आहिस्ता खराब होती जाती है तो वो डिटीरियोरेट करती जाती है या वो इरोड हो रही होती है। जैसे कि हमारे कपड़े जब हम नए खरीदते हैं तो अच्छे होते हैं, हम इस्तेमाल करते जाते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता हमारे कपड़े जो है वो खराब होते जाते हैं। तो इसका मतलब है कि हमारे कपड़े डिटीरियोरेट हो रहे हैं, हमारे जूते डिटीरियोरेट करते हैं, बिल्डिंग्स डिटीरियोरेट करती हैं, जो फर्नीचर्स हैं वो डिटीरियोरेट करते हैं। कोई भी चीज़ जो होती है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो जब खराब होती रहे ग्रेजुअली, तो इसका मतलब है कि या तो वो डिटीरियोरेट हो रही है, उसके लिए आप इरोड वर्ड भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब ये दोनों वर्ड्स न्यूज़पेपर्स में आपको रिलेशनशिप्स के लिए नजर आएंगे, और दोनों का मतलब ये होता है कि रिलेशनशिप्स अगर डिटीरियोरेट कर रहे हैं मतलब कि आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली खराब हो रहे हैं। ठीक है, तो ये इन्होंने मैंने जो सेंटेंसेस उठाए हैं मैं हर अपने जो लेसन उसमें बता देती हूँ, जो मैं न्यूज़पेपर वोकैबुलरी पे बनाती हूँ, कि ये तमाम के तमाम सेंटेंसेस मैं उस आर्टिकल से उठाती हूँ ताकि आपको समझ में आ सके कि इन वर्ड्स को उन आर्टिकल्स में किस तरह से इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, अच्छा जी, इन्होंने ये हेडलाइन थी उस आर्टिकल की जिसमें ये लिखा गया था कि डिटीरियोरेटिंग टाइज। ठीक है, डिटीरियोरेटिंग टाइज का मतलब ये है, टाइज का मतलब होता है ताल्लुकात। ठीक है, तो डिटीरियोरेटिंग टाइज मीन्स के खराब होते हुए ताल्लुकात, इसको आप इस तरह से ट्रांसलेट कर लें। इंडिया और पाकिस्तान के खराब होते हुए ताल्लुकात, जो कि जब से इंडिया पाकिस्तान मार्जे वजूद में आए हैं तब से ही इसी तरह के ताल्लुकात चलते आ रहे हैं। ठीक है जी, बायलैटरल। बायलैटरल इज एन एडजेक्टिव एंड इट मीन्स इन्वॉल्विंग टू पार्टीज और कंट्रीज। ठीक है, बायलैटरल टॉक्स, बायलैटरल रिलेशनशिप्स मतलब कि दो दो कंट्रीज या दो पार्टीज के बीच में जो भी चीज़ हो रही है, वो टॉक्स हो रही है या वो रिलेशनशिप की बात हो रही है, तो उससे पहले बायलैटरल लगा दिया जाता है। एडजेक्टिव है ना ये, मतलब कि दो तरफा ताल्लुकात या दो तरफा जो है वो बातचीत। ठीक है, उसको आप कह सकते हैं। ठीक है, तो बायलैटरल का मतलब दो तरफा। अच्छा, सेंटेंस है द पाकिस्तान इंडिया बायलैटरल रिलेशनशिप हैज़ बीन अ नॉर्मल वन। ठीक है, कि पाकिस्तान और इंडिया के जो दो तरफा ताल्लुकात हैं वो नॉर्मल थे, अभी तक थे, लेकिन अब फिर ये जो स्टेटमेंट्स हुई हैं तो उनसे फिर थोड़ी सी जो है ना वो टेंशन क्रिएट हो गई है। ऑल आउट, ऑल आउट मैं अब आपको आगे एक्सप्लेन करती हूँ, मतलब जो भी वो सेंटेंस था इतना ही था उसमें लिखा हुआ। ऑल आउट इज ए फ्रेज एंड इट मीन्स यूजिंग ऑल वंस स्ट्रेंथ एंड रिसोर्सेज। जैसे कि ऑल आउट हेल्प, पूरी तरह से पूरा, अगर आपने अपनी पूरे रिसोर्सेज अपनी पूरी जान किसी चीज़ में लगा दी है तो इट मीन्स कि आप उसको एक्सप्लेन करने के लिए ऑल आउट यूज करते हैं। जैसे कि ऑल आउट हेल्प होती है मेरी पूरी मदद। ठीक है, कि माई ऑल आउट हेल्प इज फॉर यू, कि मेरी पूरी की पूरी हेल्प या मदद या जैसे ऑल आउट सपोर्ट जब कह सकते हैं कि मेरी पूरी की पूरी सपोर्ट तुम्हारे लिए है। ठीक है, तो ऑल आउट का मतलब ये होता है कि आप अपने तमाम स्ट्रेंथ और रिसोर्सेज लगा रहे हैं उस चीज में। जैसे कि experiencing cycles of intense rivalry and even all out war। ठीक है, कि पाकिस्तान और इंडिया के बायलैटरल रिलेशनशिप्स ठीक थे, लेकिन उसके प्रीवियस वो बता रही है इस सेंटेंस में कि
मतलब बीच में हमारे जो ना ये साइकिल्स आते हैं दोनों कंट्रीज के बीच में, इंटेंस राइवलरी के, इंटेंस का मतलब होता है बड़ी शदीद किस्म की, राइवलरी का मतलब होता है ये जो मुकाबला है एक दूसरे के साथ, एक दुश्मनी है दूसरे के साथ, ठीक है। एंड इवन ऑल आउट वॉर के एक मुकम्मल कंप्लीट वॉर्स भी हो चुकी हुई है, ठीक है। तो इसी तरह के साइकिल्स, कभी पीस हो जाता है, कभी इंटेंस राइवलरी हो जाती है, और बीच में वॉर्स के भी साइकिल आए हैं कि जब एक ऑल आउट वॉर्स हुई हैं दोनों कंट्रीज के बीच में। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी प्रोवोकेटिव। प्रोवोकेटिव इज एन एडजेक्टिव एंड इट मीन्स कॉजिंग एंड एंगर और सिमिलर रिएक्शन। प्रोवोकेटिव कहते हैं किसी को भड़काना, ठीक है। प्रोवोक करना होता है, प्रोवोक इसका वर्ब है, किसी को भड़काना, उसको कहते हैं कि इसने मुझे प्रोवोक किया, ठीक है, इसने मुझे भड़काया, ठीक है। तो प्रोवोकेटिव कोई ऐसी चीज जो भड़का रही है, जैसे कोई स्टेटमेंट, ऐसी कोई बात ऐसी हो सकती है तो वो प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट कहलाएगी, मतलब भड़काने वाली स्टेटमेंट, ठीक है, जिसकी वजह से किसी दूसरे इंसान में जो है ना वो एक गुस्सा या इसी तरह का कोई रिएक्शन जो है ना वो क्रिएट हो जाता है, तो उसको प्रोवोकेटिव कहेंगे। जैसे कि सेंटेंस में, इन अक्टूबर द इंडियन डिफेंस मिनिस्टर इशूड a provocative statement threatening to retake गिलगित बल्तिस्तान, ठीक है। जो इंडियन जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, अक्टूबर में उन्होंने इशू की एक प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट, एक भड़काने वाली स्टेटमेंट, जिसमें उन्होंने थ्रेट किया, मतलब धमकी दी उन्होंने, टू रीटेक गिलगित बल्तिस्तान, के वो जी गिलगित बल्तिस्तान है उसको वो वापस ले लेंगे पाकिस्तान से, ठीक है जी। नेक्स्ट है जी हॉस्टाइल। हॉस्टाइल इज एन एडजेक्टिव एंड इट मीन्स अ फीलिंग और शोइंग डिसलाइक और ऑपोजिशन। देखिए, किसी इंसान को कहते हैं ना कि ये इंसान हॉस्टाइल है, हॉस्टाइल पीपल। हॉस्टाइल पीपल मतलब कि कोई इंसान किसी दूसरे इंसान या ग्रुप ऑफ पीपल को लेकर, किसी दूसरे ग्रुप को, लोगों के ग्रुप को लेकर या कम्युनिटी को लेकर, अगर उसके अंदर ना एक फीलिंग है डिसलाइक की कि मुझे नहीं पसंद ये लोग, इस तरह के लोग ऐसे होते हैं, ठीक है। और अपोजिशन की, एक मुखालफत की फीलिंग है और एक नापसंदीदगी की फीलिंग है, तो उसको कहेंगे कि ये इंसान हॉस्टाइल है। या अगर कोई मुल्क है इस तरह का जो दूसरे मुल्क को लेकर उसके अंदर एक डिसलाइक और ऑपोजिशन की फीलिंग है, तो ये हॉस्टाइल मुल्क है, ठीक है। किसी के बारे में जिसके अंदर होगी उसको हॉस्टाइल कहेंगे, और जिसकी तरफ होगी उसके लिए वो हॉस्टाइल है, ठीक है। जैसे कि सेंटेंस में उन्होंने इस तरह से यूज किया था कि while the next month a senior Indian general made a similarly hostile remark threatening to retake आज़ाद कश्मीर, ठीक है। पहले उनके जो है वो डिफेंस मिनिस्टर ने एक प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट दी, और उसी के अगले महीने जो है वो उनका जो एक बहुत ही सीनियर जो जनरल है इंडिया के, उन्होंने सिमिलरली इसी तरह की हॉस्टाइल रिमार्क दिया, मतलब कि एक बहुत ही मतलब नफरत अंगेज कह सकते हैं इसको, आप नफरत अंगेज समझ लीजिए कि ऐसा रिमार्क जो नफरत अंगेज था वो दिया, थ्रेटनिंग टू रीटेक आज़ाद कश्मीर, है कि वो ये धमकी दे रहे थे कि वो आज़ाद कश्मीर को वापस ले लेंगे, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी कंसिडरेबली। कंसिडरेबली इज एन एडवर्ब एंड इट मीन्स बाय अ नोटेबली लार्ज अमाउंट और लार्ज एक्सटेंट। देखें, इसका जो कंसिडरेबल होता है, जिसका मतलब ये होता है कि कोई चीज़ जो इतनी साइज में बड़ी हो या अमाउंट में बड़ी हो कि जो लोगों के नोटिस में आ रही है, तो वो कंसिडरेबल है, ठीक है। जैसे कंसिडरेबली लार्ज अमाउंट मतलब कि जा देखी जा सकती है, लोग नोटिस कर सकते हैं उस लार्ज अमाउंट को, इतनी ज्यादा उसकी तादाद थी। या आप कहते हैं ना कि कंसिडरेबल एफर्ट्स, ठीक है। कंसिडरेबल जो है वो इसका एडजेक्टिव है। कंसिडरेबल एफर्ट्स का मतलब होता है कि वो कोशिशें जो लोगों की नोटिस में आ रही, कोई कोशिश ऐसी भी तो हो सकती है कि वो कोशिश इतनी थोड़ी हुई हो कि उसको तो किसी ने नोट भी ना किया हो, ठीक है, जिसको देखा ना जा सकता हो, जो विजिबल ना हो, जो जाहिर ना हो, नुमाया जिसको हम वर्ड बोलते हैं, ठीक है, जो नुमाया ना हो। तो लेकिन ऐसी एफर्ट जो कि लोगों को नजर आ रही है, जो नुमाया एफर्ट है, ठीक है, तो उसके लिए आप कहते हैं कि कंसिडरेबल एफर्ट, ठीक है। तो कंसिडरेबली जो कि एज एन एडवर्ब अब हम इसको यूज करने लगे, सेंटेंस में यूज हुआ था, वो इस तरह से कि द सिचुएशन ओवर द पास्ट फ्यू डेज हैज डिटेरियोरेटेड कंसिडरेबली, कि सिचुएशन जो दोनों कंट्रीज के बीच में जो है वो पास्ट फ्यू डेज से, पिछले कुछ दिनों से, हैज डिटेरियोरेटेड, डिटेरियोरेटेड मतलब खराब हो रही है ग्रेजुअली, कंसिडरेबली मतलब कंसिडरेबली के नोटिस की हद तक। देखिए,
थोड़ी मोड़ी चीजें जो ना छोटी मोटी वो इंडिया पाकिस्तान में रोज ही चलती रहती हैं, कुछ थोड़ा बहुत चलता रहता है, ठीक है। अब जो पिछले कुछ दिनों से हो रहा था वो कह रहे हैं कि कुछ ना नोटिसेबल चीज हो रही है जिसको लोग नोटिस कर रहे हैं कि जो एक्सचेंज ऑफ स्टेटमेंट्स है फ्रॉम बोथ साइड्स वो काफी हार्श किस्म की, हार्ड किस्म की हो रही हैं, ठीक है। तो वो कंसिडरेबली हैं, ठीक है, या कंसिडरेबल स्टेटमेंट्स हैं कि ऐसी स्टेटमेंट्स जिसको अब दुनिया नोटिस कर रही है कि टेंशन जो है ना वो बढ़ रही है। अच्छा, alleged 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 सॉरी, alleged नहीं बोलते इसको, alleged बोलते हैं। alleged is an adjective and it means said without proof, मुबैना जिसको हम उर्दू में बोलते हैं, ठीक है। कोई चीज ऐसे कही गई जिसका प्रूफ नहीं दिया गया, ठीक है, बस कही गई है तो उसको alleged बोलते हैं। जैसे कि इसका सेंटेंस है, इंटीरियर मिनिस्टर राना सनाउल्लाह saying earlier this week that India was involved in acts of terrorism in Pakistani soil and pointing to New Delhi's alleged involvement in last year's Johor town blast in Lahore, ठीक है। अब क्योंकि वहां से स्टेटमेंट्स आ रही थी तो फिर यहाँ से फिर जो है वो ये हमारे जो इंटीरियर मिनिस्टर राना सनाउल्लाह उन्होंने ये बात बोली, उन्होंने कहा कि जो इंडिया है वो एक्ट ऑफ टेररिज्म में इन्वॉल्व है, ठीक है, दहशतगर्दी में इन्वॉल्व है पाकिस्तानी सॉइल, मतलब हमारी जो ज़मीन है उसके ऊपर जो है वो मतलब उसमें जो टेररिज्म है उसमें इन्वॉल्व है। एंड पॉइंटिंग टू न्यू दिल्लीज अलेज्ड इन्वॉल्वमेंट, और उन्होंने पॉइंट किया कि जो न्यू दिल्ली मतलब कि इंडिया, उनकी एक मुबैना इन्वॉल्वमेंट रही है लास्ट ईयर जो जौहर टाउन का ब्लास्ट हुआ था लाहौर के अंदर, ठीक है, कि वो उसमें इंडिया की इन्वॉल्वमेंट रही है, ठीक है। अब यहाँ से इल्जाम लगा है। एपिसेंटर, एपिसेंटर इज ए नाउन एंड इट मीन्स द पॉइंट ऑन अर्थ सरफेस डायरेक्टली अबव ऑन अर्थ को, ठीक है। एपिसेंटर कहा जाता है जब अर्थक्वेक आता है ना, जलजला आता है, तो जाहिर है कि जलजला किस तरह से आता है कि वो ज़मीन के नीचे जो है वो लावा होता है और जो भी उसके एक फिनोमिना होता है वो इतना गर्म हो जाता है और वो खोलने लगता है, कुछ इस तरह का है। तो एक वो नीचे फिनोमिना होता है, उसके बाद जो है ना वो अर्थक्वेक जो फील किया जाता है अर्थ के ऊपर। अब जो पॉइंट नीचे जमीन के नीचे जो जिस जगह पर वो सारा अर्थक्वेक का फिनोमिना हो रहा होता है उसके डायरेक्टली ऊपर जो जमीन की सरफेस है वो जो पॉइंट होता है ना उसको एपिसेंटर कहा जाता है। अब इसको इन्होंने इस तरह से सेंटेंस में इस तरह से लिखा हुआ था कि इंडियन मिनिस्टर है टर्म्ड पाकिस्तान द एपिसेंटर ऑफ टेररिज्म, कि जो इंडिया के मिनिस्टर हैं उन्होंने टर्म किया पाकिस्तान, टर्म करने का मतलब होता है नाम देना, ठीक है, किसी को। टर्म्ड पाकिस्तान मतलब पाकिस्तान को नाम दिया द एपिसेंटर ऑफ टेररिज्म, के दहशतगर्दी का गढ़ आप समझ लीजिए, मतलब कि उसका सेंटर पॉइंट है, दहशतगर्दी का गढ़ है जी पाकिस्तान, अकॉर्डिंग टू इंडियन मिनिस्टर्स। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी फर्मली। फर्मली इज एन एडवर्ब एंड इट मीन्स इन अ वे दैट यूजेस स्ट्रेंथ एंड पावर। फर्मली आपने कोई काम किया या कोई बात कही, इसका मतलब है कि आपने पूरी स्ट्रेंथ और पावर के साथ वो काम किया या वो बात कही, ठीक है। इसको इस तरह से यूज किया गया था आर्टिकल में कि वाइल अक्यूजिंग पाकिस्तान ऑफ हैविंग शेल्टर्ड उसामा बिन लादेन मिस्टर भुट्टो जरदारी रिस्पॉन्डेड फर्मली। जब पाकिस्तान पे ये एक्यूज किया जा रहा है इंडिया की तरफ से कि इन्होंने ओसामा बिन लादेन को शेल्टर किया, तो मिस्टर भुट्टो जरदारी जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने रिस्पॉन्ड किया, मतलब उन्होंने जवाब दिया फर्मली, बहुत ही स्ट्रेंथ और पावर के साथ, मतलब मजबूती के साथ जिसको आप कह सकते हैं। पॉइंटिंग आउट दैट द बुचर ऑफ गुजरात वाज नाउ द इंडियन प्राइम मिनिस्टर, के जो बुचर कहते हैं कसाई को, कसाब को, जो ये जानवरों को जिबा करते हैं, ठीक है। तो बुचर ऑफ गुजरात मतलब कि गुजरात में जिन लोगों लोगों को जो ज़िबा करवाने वाला था, जो कसाई था, जो बुचर था, वो वाज नाउ द इंडियन प्राइम मिनिस्टर, कि वो आज इंडिया का प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है जी। नेक्स्ट है जी आफ्टरमैथ। आफ्टरमैथ इज ए नाउन एंड इट मीन्स कॉन्सिक्वेंसेस और आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ एन इवेंट। किसी भी इवेंट के, किसी भी सिचुएशन के जो नताइज होते हैं या उसके बाद के आने वाले जो असरात होते हैं, आफ्टर इफेक्ट्स कहेंगे, बाद में पड़ने वाले असरात, ठीक है। कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं नताइज, तो नताइज या बाद में पड़ने वाले जो असरात होते हैं उसको हम उस इवेंट का आफ्टर मैथ कहते हैं, ठीक है। अब इसको सेंटेंस में इस तरह से कहता है कि इन द आफ्टर मैथ ऑफ दिस इंसिडेंट। अब ये जो हार्श स्टेटमेंट्स का एक्सचेंज हो रहा है ना, इसके आफ्टर, ये जो इंसिडेंट है इसके आफ्टर मैथ में, मतलब कि इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस, जो इसके नताइज और जो इसके आने वाले असरात हैं उसमें, ठीक है। अब नेक्स्ट, अब नेक्स्ट स्लाइड में होता है कि रिक्रिमिनेशन। रिक्रिमिनेशन जो होता ये है नाउन है और इसका मतलब है आर्ग्यूमेंट्स बिटवीन पीपल हु आर ब्लेमिंग ईच अदर, जो जिसको आप उर्दू में अगर मैं सिंपल कहूँ तो इल्ज़ाम तराशी, ठीक है। दो लोग हैं
अब उनके दरमियान में आर्गुमेंट्स हो रहा है, या दो ग्रुप्स हैं या दो कंट्रीज हैं, आपस में आर्गुमेंट्स हो रहा है, जैसे कि अभी इंडिया पाकिस्तान में हो रहा है। और वो एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं, तुमने ये किया, वो कह रहे हैं तुमने ये किया, तुमने वो किया, ठीक है। तो ये जो ब्लेम हो रहा है ना, इसको रिक्रिमिनेशन कहेंगे, जिसको हम उर्दू में बोलते हैं इल्जाम तराशी के, इधर से भी इल्जाम लग रहे हैं, उधर से भी इल्जाम लग रहे हैं, ठीक है। तो ये रिक्रिमिनेशन हो रही है। अब सेंटेंस क्या था कि देयर हैव बीन फर्दर रिक्रिमिनेशंस बिटवीन बोथ गवर्नमेंट्स, ठीक है। वो यही के बच्चे जो हमने पढ़ा ना, कि अब इसके आफ्टर मैथ में क्या हो रहा है, ये जो सारा इंसिडेंट हुआ है इसके आफ्टर मैथ में ये हो रहा है कि देयर हैव बीन फर्दर रिक्रिमिनेशंस, कि अब जो है ना मजीद इल्जाम तराशी हो रही है बिटवीन बोथ द गवर्नमेंट्स, दोनों गवर्नमेंट्स के बीच में अब मजीद इल्जाम तराशी हो रही है, ठीक है जी। नेक्स्ट है जी हर्ल। हर्ल इज एन वर्ब एंड इट मीन्स टू थ्रो समथिंग विथ फोर्स इन एन एंग्री वे, ठीक है। किसी, ये एंड नहीं है, इन एन एंग्री वे है। इन एन एंग्री वे का मतलब ये होता है गुस्से से, कोई चीज को बड़े गुस्से से फेंकना किसी दूसरे इंसान की तरफ या किसी दूसरी चीज की तरफ। तो उसके लिए हम वर्ड हर्ल यूज करते हैं, जैसे कि उसने गुस्से से मुझ पे पत्थर फेंका, ही हर्ल्ड स्टोन एट मी, ठीक है, कि गुस्से से मेरे ऊपर पत्थर फेंका, ही हर्ल्ड स्टोन एट मी। या उसने गुस्से से किताब मेरे ऊपर फेंकी, ही हर्ल्ड बुक एट मी, ठीक है, कि मेरे पे फेंकी। हर्ल्ड का मतलब होता है फोर्स के साथ और गुस्से के साथ। अच्छा जी, फेंकना किसी चीज को। सेंटेंस में इस तरह था कि इट मस्ट बी क्लियरली कम्युनिकेटेड टू इंडिया that any threats hurled against Pakistan's territorial integrity will not be tolerated, ठीक है। वो कह रहे हैं कि ये क्लियरली बहुत मतलब कि वाजिया तौर पे कम्युनिकेट इंडिया के साथ कर देना चाहिए कि एनी थ्रेट्स हर्ल्ड, मतलब कि कोई ऐसी धमकी उनकी तरफ से पाकिस्तान की टेरिटरी की जो इंटेग्रिटी है, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी की तरफ अगर फेंकी गई कोई भी धमकी, तो विल नॉट बी टॉलरेटेड, मतलब कि उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। टेरिटोरियल इंटेग्रिटी आप कह सकते हैं इलाकाई सालमियत, जिसको हम उर्दू में बोलते हैं। टेरिटोरियल होता है इलाकाई, जो हमारी एक किसी भी जगह की जो एक ज़मीन होती है, उसका जो हदूद अरबा जो तय होता है, वो उसकी टेरिटोरी होती है, ठीक है। इंटेग्रिटी होती है किसी की सालमियत या उसकी जो शोहरत है या उसकी जो इज्जत है, ठीक है। तो वो इंटेग्रिटी, ये इंसान की भी इंटेग्रिटी होती है, मुल्कों की भी इंटेग्रिटी होती है। तो टेरिटोरियल इंटेग्रिटी मतलब कि इलाकाई सालमियत के अगेंस्ट कोई भी थ्रेट वहां से हर्ल किया गया पाकिस्तान की तरफ, मतलब पाकिस्तान को फेंका गया, तो विल नॉट बी टॉलरेटेड, उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है जी डिस्पेंसेशन। डिस्पेंसेशन इज ए नाउन एंड इट मीन्स अ पॉलिटिकल, रिलीजियस और सोशल सिस्टम रूलिंग एट अ पर्टिकुलर टाइम, ठीक है। किसी भी मतलब कि पर्टिकुलर टाइम में, दौरानिए में, किसी मुल्क के ऊपर या किसी इलाके के ऊपर कोई पॉलिटिकल पार्टी या कोई रिलीजियस पार्टी या कोई सोशल सिस्टम, या कोई पॉलिटिकल सिस्टम, कोई रिलीजियस सिस्टम या कोई सोशल सिस्टम जो है वो रूल कर रहा हो, तो उसको डिस्पेंसेशन कहते हैं, ठीक है। दोहरे हुकूमत जिसको हम उर्दू में बोलते हैं, उसको आप डिस्पेंसेशन कह सकते हैं, ठीक है जी। सेंटेंस ये है कि पाकिस्तान रिपीटेड ऑफर ऑफ एंगेजमेंट हैज बीन टर्न डाउन बाय द फार राइट डिस्पेंसेशन रूलिंग इंडिया, ठीक है। पाकिस्तान की रिपीटेड मतलब कि बार बार की जो ऑफर है ऑफ एंगेजमेंट के, हम एंगेज करते हैं एक दूसरे के साथ, मतलब ताल्लुकात बनाते हैं, बातचीत करते हैं। हैज़ बीन टर्न डाउन मतलब कि वो, टर्न डाउन का मतलब होता है किसी ऑफर को रिजेक्ट कर देना। हैज़ बीन टर्न डाउन मतलब कि ये जो बातचीत की, रिलेशनशिप्स की बनाने की जो ऑफर हो रही है पाकिस्तान की तरफ से, वो टर्न डाउन हो रही है इंडिया की तरफ से, मतलब कि रिजेक्ट हो रही है, टर्न डाउन, ठीक है, बाय द फार राइट डिस्पेंसेशन रूलिंग इंडिया। के फार राइट होता है, डिस्पेंसेशन कह सकते हैं कि इस वक्त जो उनकी जो हुकूमत हो रही है, ठीक है, जो इस वक्त जो रूलिंग जो उनकी गवर्नमेंट है, ठीक है, वो जो है ना उनकी तरफ से टर्न डाउन किया जा रहा है। और फार राइट का मतलब ये होता है, जिसको आपने अक्सर न्यूज़ में सुना होगा, ये राइट विंग पार्टी है जी, ये लेफ्ट विंग पार्टी है, ठीक है। अब राइट विंग होते हैं जो थोड़े से पार्टी, वो पॉलिटिकल पार्टी होती है जो कंजर्वेटिव होती है। लेफ्ट विंग होती है जिसको थोड़ा सा लोग समझते हैं कि वो डेमोक्रेसी की तरफ ज्यादा उनका टिल्ट होता है, ठीक है। तो इस तरह के मतलब कि इस वक्त जो रूलिंग उनकी डिस्पेंसेशन है, जो उनकी हुकूमत है, वो फार राइट है, तो उनकी तरफ से जो है ना वो टर्न डाउन की जाती है जो ऑफर पाकिस्तान की तरफ से जाती है, ठीक है जी। ओके जी, यहाँ पे लेसन खत्म होता है। अच्छा लगा है लेसन तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। रहसी नेक्स्ट लेसन, अल्लाह हाफिज़।